हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी यानी बीपीओ मेंस के प्रैक्टिस सेट का, जो कि हम लोग देख रहे थे। तो इसमें आज के उसी के नेक्स्ट वीडियो होगा जो जिसमें हम चौथा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल ये फुल प्रैक्टिस सेट होगा, समय 2 घंटे का होगा, निगेटिव मार्किंग भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो चौथा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। और इसके पिछला अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको देखिएगा जरूर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कौन सी समिति होती है ये बताना। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है परामर्शदात्री निकाय या फिर प्रशासनिक प्राधिकरण या फिर परामर्शीय समिति या फिर पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। क्या होता है जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बनाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, ये प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है प्रशासनिक क्या होता है, प्राधिकरण होता है, और यह जो है ग्राम पंचायत एवं जिला प्रशासन के मध्य जो है संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, इसे अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी विकास कार्यों को संपादन का अधिकार दिया गया है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? अब इसमें से दिया गया है 4 ऑप्शन, ये बताना है कि पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक स्तर पर बनी वो क्या होता है। तो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति जो होती है एक प्रशासनिक प्राधिकारी होता है, और यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। पंचायत समिति जो होती है ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के बीच की कड़ी होती है। यह तहसील के रूप में भारत सरकार की स्थानीय इकाई होती है। यह उस तहसील के सभी गाँव पर समान रूप से कार्य करती है और इसको प्रशासनिक ब्लॉक भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, या फिर जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा, या फिर अध्यक्ष का पद रिक्त रहेगा, या फिर सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। इसमें से बताना है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष अगर निलंबित हो जाता है तो सदस्यगण जो अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। जो सदस्यगण हैं वो अस्थायी स्थानापन्न मतलब अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। तो आंसर डी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचायत निर्वाचन है तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है नियुक्त किया जाएगा, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अनुच्छेद 243 का के में दिया गया है कि राज्य के राज्यपाल द्वारा पंचायत निर्वाचन है तो राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन सही है, राज्य के राज्यपाल इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिया हो। कितने वर्ष की आयु उसने पूर्ण कर लिया हो तो वो चुनाव लड़ सकता है? तो एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव जब ही लड़ सकता है जब वो 21 वर्ष की आयु जो है पूरा कर लिया हो। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के एफ 243 के एफ में जो है प्रावधान है कि वह सभी व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल के चुने जाने के लिए योग्य हैं पंचायत के सदस्यों के रूप में चुने जाने के योग्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? ठीक है, इनमें से कौन वित्त आयोग का गठन करेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी ऑप्शन, संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए जो है वित्त आयोग का जो है गठन राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कुछ इस तरीके से दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए इसमें से उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर की बात करेंगे तो 243 के झा में ठीक है दिया गया है, बातें कही गई हैं। इसके अनुसार गठित राज्य का जो वित्त आयोग है वो राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच जो है राजस्व विभाजन के लिए उत्तरदायी होगा। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्य वित्त आयोग का काम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित अगर संविधान संशोधन हुआ था तो 74 यानी 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ था। ठीक है, और इसके तहत जो है संविधान में नया भाग 9A जोड़ा गया था। नया भाग 9A जोड़ा गया था और इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया था।
जिसमें अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 या छा तक है, ठीक है, के उपबंध शामिल किया गया है। और इसमें संविधान, इसी के अधिनियम के तहत संविधान में एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची भी जोड़ा गया है नगर पालिकाओं से संबंधित। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान किया गया है? तो नगर पालिकाओं को अभी ऊपर बताया 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो मेयर का कार्यकाल हो जाएगा इसका 5 वर्ष, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। मेयर जो होता है किसी नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है और यह नगर का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है उसमें निहित होती है और इसका चुनाव जो है नगर निगम के पार्षदगण जो होते हैं वह करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1949 को। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के कितने दिन के भीतर अनिवार्य होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है 30 दिन के भीतर, यानी कि 1 महीने के भीतर उसका बैठक होना अनिवार्य है। तो आंसर हो जाएगा जो पहली बैठक है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। वर्तमान में एक ग्राम विकास अधिकारी यानी कि सचिव कितनी ग्राम पंचायतों की कार्य देखता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ जो होता है ग्राम पंचायत का सचिव होता है और वर्तमान में एक बीडीओ जो होता है वो कई ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है और उसके अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या क्या होती है? अनिश्चित होती है, ठीक है। तो यहाँ आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है? इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14, क्षेत्र पंचायत का सचिव की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है खंड विकास अधिकारी, ठीक है, खंड विकास अधिकारी जिसको हम कहते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, बीडीओ खंड विकास अधिकारी। तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत का सचिव होता है? ठीक है, वो क्षेत्र पंचायत हो गया। जिला पंचायत का सचिव की बात करेंगे तो वो होता है अपर मुख्य अधिकारी। कौन होता है? अपर मुख्य अधिकारी, ठीक है, अपर मुख्य अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो जिला पंचायत का क्या होता है? ये सचिव होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उप प्रधान का चुनाव किया जाता है? उप प्रधान, ठीक है। तो देखिए उप प्रधान का चुनाव जो होता है ये ग्राम पंचायत के चुने गए सदस्य के द्वारा उप प्रधान का चुनाव करते हैं। तो ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा जो है उप प्रधान का चुनाव किया जाता है और जो ग्राम प्रधान होता है उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं के द्वारा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली किस वर्ष लागू किया गया था? त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है ये कब लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में? तो ये लागू हुआ था 1961-62, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सजेशन जो दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में, ठीक है। और ये त्रिस्तरीय उत्तर प्रदेश में 1961-62 में लागू किया गया था, ठीक है। स्थानीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली किसके अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन तैयार किया जाता है, ठीक है। जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो निर्वाचक नामावली है ये किसके मतलब अंतर्गत जो है तैयार किया जाता है? तो ये सभी कार्य होता है राज्य निर्वाचन के अंतर्गत, राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत। तो बी पार्ट इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत कितनी समितियों का गठन किया जाता है? तो देखिए जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत टोटल 6 समितियों का गठन होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला इसमें आता है शिक्षा समिति, ठीक है, पहला इसमें आ गया शिक्षा समिति। दूसरा है नियोजन एवं विकास समिति। दूसरा कौन सा है? तो नियोजन एवं विकास समिति, ये दूसरा हो गया। इस समिति जरूर याद रखिएगा। तीसरा है प्रशासनिक समिति, प्रशासनिक समिति, ठीक है, प्रशासनिक समिति हो गया। फिर इसके बाद चौथा आ जाता है जल प्रबंधन समिति, जल प्रबंधन समिति हो गया। फिर इसके बाद पांचवा आ जाता है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, ठीक है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति हो गया। फिर इसके बाद आता है निर्माण कार्य समिति, निर्माण कार्य समिति। तो ये 6 समितियां हैं टोटल जो है नियुक्त किया जाता है, गठन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं जिला पंचायत, ठीक है, तो जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो होते हैं उसका उनका चुनाव जो होता है चुने हुए सदस्यों के द्वारा अपने सदस्यों के बीच में ही किया जाता है। तो आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति दिवस, प्रति व्यक्ति प्रति दिवस यानी पर डे मजदूरी कितनी है मनरेगा के अंतर्गत? ठीक है, तो मनरेगा के अंतर्गत अगर देखा जाएगा तो आर्थिक समीक्षा जो 2022-23 है
उसके अनुसार मनरेगा की प्रति दिवस जो है 230 रुपये है। ठीक है, 230 रुपये, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 230 रुपये। ठीक है, तो ये याद याद रखिएगा 230 रुपये। और 2023-24 जो वित्तीय वर्ष आया था 2023-24, इसमें मनरेगा के लिए धनराशि जो दिया गया है 5041 करोड़ रुपये जो है आवंटन किया गया है मनरेगा के लिए। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना कितने श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर की बात करेंगे तो टोटल हो जाएगा बी पार्ट, 5 श्रेणियों में इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, 5 श्रेणियों में, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने क्लस्टर चयनित किए गए हैं? ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, 19 क्लस्टर चयनित किए गए हैं और कुल 3 चरणों में कुल 16 जनपद में जो है ये 19 क्लस्टर चयनित किया गया है। ठीक है, बहुउद्देशीय पंचायती भवन यानी जिला योजना के अंतर्गत 2022-23 में स्वीकृत भवनों की संख्या टोटल कितनी है? तो ये है टोटल 113। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 113 भवन जो है क्या है, संख्या स्वीकृत है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कब शुरुआत हुआ? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत किया गया था वर्ष 2018 में, 21 अप्रैल 2018 को शुरुआत किया गया था। और इसका प्राथमिक उद्देश्य था 117 आकांक्षी जिलों में जो है पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर सतत विकास लक्ष्यों को जो है प्राप्त करने के लिए पंचायतों को मजबूत करना था। और सतत विकास लक्ष्य 2030 तक लक्ष्य जो है रखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 21 अप्रैल 2018 को इसको जो है शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कुछ इस तरीके से दिया गया है। पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना के बारे में सही कथन बताना है। पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना के बारे में इसमें से सही कथन बताना है। पहला है, इस पुरस्कार है जिला पंचायत को 40 लाख रुपये प्रदान किया जाता है। दूसरा है, क्षेत्र पंचायत को 20 लाख रुपये इस पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं। तीसरा है, ग्राम पंचायत को इस पुरस्कार के अंतर्गत 9 लाख रुपये प्रदान किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सही है, इसमें से कौन सा बताना है कि आपको आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो पंचायत सशक्ति पुरस्कार योजना है ये जो है इसमें पूरे जो तीनों कथन दिया गया है ये तीनों कथन सही है। ठीक है, इसमें जिला पंचायत के लिए 40 लाख रुपये, क्षेत्र पंचायत के लिए 20 लाख रुपये और ग्राम पंचायतों के लिए 9 लाख रुपये जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम पुरस्कार और बाल मैत्री पंचायत पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? तो ये दोनों पुरस्कार जो होता है ग्राम सभा को दिया जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा को जो है कितने रुपए इसमें दिया जाता है धनराशि? तो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की धनराशि जो है प्रदान की जाती है। ठीक है, 10 लाख रुपए धनराशि ये जो है नानाजी देशमुख गौरव ग्राम पुरस्कार के तहत दिया जाता है। और बाल मैत्री पंचायत पुरस्कार के तहत जो है ग्राम सभा को 5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। तो दोनों के लिए अलग अलग धनराशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है ये। ठीक है, SDG लक्ष्यों के अंतर्गत ग्राम विकास एवं पंचायती राज के संकेतकों में शामिल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संकेतक दिया गया है। इसमें से सही पुट बताना, हमें पहचान करना है इनमें से कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, SDG के लक्ष्यों के अंतर्गत तो यहाँ पहला दिया गया है मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त परिवार जो है इसमें रखा गया है, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा है स्वयं सहायता के अंतर्गत आच्छादित परिवार, तो ये भी इसमें है, ये भी सही है। स्वच्छ सहायता के अंतर्गत आच्छादित परिवार, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा, ठीक है, व्यक्तिगत शौचालय के अंतर्गत आच्छादित परिवार इसमें आएंगे। ठीक है, आवासीय योजना के अंतर्गत आच्छादित परिवार इसमें आएंगे। फिर इसमें पाइपलाइन पेयजल के अंतर्गत आच्छादित बस्तियां आएंगी। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज जो है पंचायतें, ये इसमें नहीं आएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन नहीं आएगा, बाकी पहला से लेकर 6वां तक जो है ये सभी चीज़ें जो है किससे संबंधित SDG विकास लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य कवरेज के संकेतक में जो है शामिल है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? पहला, ये पार्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित अस्थायी मनोरंजन गृहों जैसे सिनेमा, थिएटर आदि पर किसके द्वारा कर आरोपित किया जाता है? ठीक है, इसको बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत अगर स्थित जो मनोरंजन गृह हो गया, सिनेमा हो गया, थिएटर हो गया, इन पर जो है कर यानी कि टैक्स कौन लगाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ग्राम पंचायत के द्वारा यह कर जो है लगाया जाता है। ग्राम पंचायत का बजट जो है किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो ग्राम पंचायत का जो बजट होता है ये पारित होता है ग्राम पंचायतों के द्वारा। ठीक है, ग्राम पंचायत जो होता है ग्राम सभा की कार्यकारी निकाय है, जिसके द्वारा जो है ग्राम सभा का कार्य
विकास जो है बजट पारित किया जाता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है या किस मंत्रालय के तहत जो है कार्यान्वित है? तो इंदिरा आवास योजना जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। और ये कब शुरुआत किया गया था इस योजना की? तो 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा, ये किसने जो है विचार कहा था? तो ये कहा गया था गांधी जी के द्वारा। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक कार्य स्थानीय सरकार के कार्यों में से नहीं आता? तो इसमें से अगर देखा जाए तो सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं ये स्थानीय सरकार के कार्यों में आता है। लोक स्वास्थ्य भी आता है, सफाई भी आता है, कानून व्यवस्था बनाए रखना ये जो है इसके कार्य के अंतर्गत नहीं आता। 33 का क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है? तो महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत जो है इनमें से अगर देखा जाएगा तो उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा यहाँ पर वो है 56% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? इनमें से तो तृणमूल लोकतंत्र जो है पंचायती राज पद्धति संबंधित है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रमों को अब मिला दिया गया है इस अंतर्गत? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम ये भी मिला दिया गया है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम ये भी मिला दिया गया है, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ये भी मिला दिया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी मिला दिया गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, उपयुक्त सभी मिला दिया गया है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। ठीक है, सभी मिला दिया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन से अभिकरण है? जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, डूडा, इनमें से कौन कौन से अभिकरण लखनऊ में स्थित है? तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये सभी स्थित हैं। ठीक है, जल संस्थान भी है, नगर निगम है लखनऊ में, विकास प्राधिकरण भी है, डूडा भी है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। डूडा मतलब जिला नगरीय विकास अभिकरण। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है? जिला स्तर पर शहरी गरीब के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए जो है योजनाएं संचालित किया जाता है इसके माध्यम से। और लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो गठन हुआ था वर्ष 1974 में किया गया था। ठीक है, और नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1884 में, 1884 में। ठीक है, बहुत पुराना नगर निगम है लखनऊ का। तो हो जाएगा आंसर डी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरुआत कब किया गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी अप्रैल 1999। अप्रैल 1999 में शुरुआत हुआ था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं किया गया था इनमें से? तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 1999 में। और इस योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी जिसको IRDP कहते हैं। ठीक है, ट्राइसम, ट्राइसम मतलब कि ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण। फिर आ जाता है ड्वाक्रा यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए बच्चों का विकास। इसके बाद आ जाता है मिलियन वेल्स स्कीम यानी कि MWS। फिर आता है ग्रामीण कारीगरों के लिए बेहतर टूल किट जो है आपूर्ति यानी कि SITRA। और गंगा कल्याण योजना को शामिल किया गया था। इसमें अगर बात करेंगे तो जवाहर रोजगार योजना था, इसको शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, बाकी सारे शामिल किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना कब शुरुआत किया गया था? प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2005 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर इस योजना के तहत जो है 10 लाख रुपए तक का क्या दे दिया जाता है? ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, प्रदेश में कितने जिलों में विकास प्राधिकरण गठित है? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो टोटल अगर देखा जाए तो 28 जिलों में जो है विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, केंद्र के सहयोग से राज्य के किस जिले में सैटेलाइट टाउन का जो है विकास किया जा रहा है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? केंद्र के सहयोग से राज्य के किस जिले में सैटेलाइट टाउन का विकास किया जा रहा है? तो केंद्र के सहयोग से उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर में जो है गौतम बुद्ध नगर के नोएडा को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यानी कि मनरेगा जिसको कहते हैं, निम्नलिखित में से किसके जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी
2 फरवरी 2006, ठीक है, 2 फरवरी 2006 को शुरुआत किया गया था। यह कार्यक्रम जो सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुविधा प्रदान करके लोकतांत्रिक अधिकारिता पर जो है अपने प्रभाव के जरिए समावेशी विकास को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आजीविका सुरक्षा प्रदान करना, लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव सभी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की जनपद समूह में नहीं चलाया गया। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो है 1973 में एक केंद्रीय प्रायोजित जो है कार्यक्रम के रूप में जो है चलाया गया था, और इसमें अगर देखा जाए तो झांसी, जालौन और हमीरपुर में नहीं चलाया गया। तो ये 3 जिला याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 45 है, योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत जो है इकाई माना है? जिला, तहसील, विकासखंड या फिर न्याय पंचायत। देखिए, योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो 15 मार्च 1950 को किया गया था इसका गठन, ठीक है। और योजना आयोग के द्वारा विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई जो है जिले को माना था। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अभी अगर बात करेंगे तो फिलहाल योजना आयोग को बंद कर दिया गया है, मतलब ये खत्म हो गया है 1 जनवरी 2015, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग जो है आ गया है, नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, जिले को इकाई माना गया था योजना आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास हेतु केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि जो है सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यक्रम में की गई थी? तो वो कार्यक्रम कौन सा था बताना है। तो वो कार्यक्रम हो जाएगा मनरेगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट, मनरेगा। 2 फरवरी 2006 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी, 2006 को इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक है, इस योजना को। और इसमें वर्ष 2023-24 के जो बजट है उस बजट में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए की जो है रुपए का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो था ये 1986 में, ठीक है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 1986 में पारित किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, गांव में जल प्रदूषण कौन से स्रोत कौन सा नहीं है? ठीक है, जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? भूमि कटाव से जल प्रदूषण होता है कि नहीं होता? लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि से जल प्रदूषण होता है कि नहीं होता? पशुओं के जलाशय में नहाने से होता है कि नहीं होता? मानव अवशिष्ट व वाहित मल के द्वारा जल प्रदूषण होता है कि नहीं होता? इसमें अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। लाउड स्पीकर के ध्वनि द्वारा जल प्रदूषण नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है। भूमि प्रदूषण कहाँ उत्पन्न होता है? तो भूमि प्रदूषण जो है ये फसलों में रासायनिक दवाओं के अनुचित प्रयोग और इनके अपघटित अवशेषों से मृदा प्रदूषण होता है, ठीक है, या भूमि प्रदूषण होता है। उद्योग धंधों के ठोस और जलीय उपद्रव्यों के भूमि में निकासी से होता है इस मृदा प्रदूषण। कूड़ा करकट हो गया, गंदगी, मलमूत्र के अनियंत्रित विसर्जन से भी मृदा प्रदूषण होता है। तो आंसर डी ऑप्शन जाएगा, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय एकता समिति का गठन वर्ष 1967 में किया गया था, ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। और इसका गठन जो है देश में व्याप्त जो जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, प्रांतीयता है, सामाजिक विभिन्नता है, आर्थिक विभिन्नता है, इसकी समस्याओं के समाधान के लिए जो है इसका किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना? ठीक है, 51 क्वेश्चन है, यानी 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी 50 क्वेश्चन और बाकी है, जिसमें कंप्यूटर और प्लस उत्तर प्रदेश स्पेशल भी आना है, ठीक है। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा एंड तक, ठीक है। और जो लोग चैनल पे अभी आए, नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। 51 का आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना? ठीक है, सघन कृषि जनपद कार्यक्रम, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, सीमांत कृषक और भूमिहीन कृषि श्रमिक कार्यक्रम। अब हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार सीमांत कृषक भूमिहीन कृषि ये तो बनेगा आधार नहीं, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, डी पार्ट, ए व बी दोनों, ठीक है, ए व बी दोनों। और हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार जो है 1960-61 में जो है ये प्रारंभ गहन जो कृषि जिला कार्यक्रम था। इसके अलावा अगर हम बात करें 1964-65 में प्रारंभ हुआ, 64-65 में प्रारंभ हुआ गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, तो ये सभी आधार बने, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है, भी याद रखिएगा। सीमांत कृषक किसे कहते हैं? सीमांत कृषक, सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? सीमांत कृषक की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे कृषक को कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की जो है कृषि भूमि हो, यानी कि 2.5 एकड़,
ठीक है, 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़। तो अगर इससे कम भूमि है तो उन्हें सीमांत कृषक कहा जाएगा। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम विकास का कार्यक्रम नहीं? इनमें से ग्राम विकास का इसमें से कार्यक्रम कौन सा नहीं है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि है ग्राम विकास का कार्यक्रम। ठीक है, 10 लाख कुआं योजना ये भी चलाया गया था, इंदिरा आवास योजना ये भी था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये जो है ग्राम विकास का कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ग्राम विकास के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया था। इसमें अगर देखा जाए तो उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्रदान किया जाता है, बाकी सारे हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है प्रारंभ हुआ था? यह कार्यक्रम देखिए 54 का अगर हम बात करें तो 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम था शुरुआत हुई थी 1975 में, और उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो डी पार्ट हो जाएगा इंदिरा गांधी। इसका उद्देश्य क्या था? पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाना। ठीक है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 20 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र इनमें से शामिल नहीं था? तो देखिए, गरीबी हटाओ इसमें शामिल था। ठीक है, सबके लिए स्वास्थ्य भी इसमें शामिल था, पर्यावरण संरक्षण भी था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसमें शामिल नहीं था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये 1975 में शुरुआत किया गया था 20 सूत्रीय कार्यक्रम। इसमें इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबके लिए स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला, युवा, सबके लिए आवास, शिक्षा आदि जो है शामिल था। ठीक है, इसमें 20 प्रकार के कार्यक्रम जो है शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव रजिस्टर कलेक्टर द्वारा कितने वर्षों पर तैयार किया जाता है? गांव रजिस्टर जो है कलेक्टर के द्वारा कितने वर्षों में तैयार होता है? तो गांव रजिस्टर कलेक्टर के द्वारा धारा 31 है। ठीक है, धारा 31 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष पर तैयार करते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन सही है। राजस्व निरीक्षक या रेवेन्यू इंस्पेक्टर का कार्य क्या होता है? तो राजस्व निरीक्षक या रेवेन्यू इंस्पेक्टर, यानी कि इसको आम भाषा में कानूनगो कहते हैं, और इनका कार्य होता है पटवारियों के कामकाज एवं कागजात की जांच करना। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है भूमिका इनकी क्या होती है? काफ़ी हद तक ये सुपरवाइजर की होती है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम ग्राम सभा की जो बैठक है कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहली जो बैठक है वो खरीफ की फसल के कटने के तुरंत बाद, और दूसरी जो बैठक होती है वो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद होती है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य? जमाबंदी शब्द का अर्थ होता है भूमि अधिकारों का प्रलेख। ठीक है, अर्थात एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें तहसील से संबद्ध प्रत्येक गांव के भू अधिकार जो है प्रलेखों का ब्यौरा रहता है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व जो है किसे सौंपा गया है? तो ये रखरखाव जो उत्तरदायित्व है ये जिला अधिकारी को सौंपा गया है, यानी कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में जो है कार्य करते हैं? इसमें से तो जिलाधिकारी के प्रतिनिधि होते हैं उप जिलाधिकारी। उप जिलाधिकारी यानी कि इन्हें एसडीएम कहा जाता है, एसडीएम। ठीक है, ये जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, तहसीलदार शब्द किस भाषा से व्युत्पन्न है? तहसीलदार शब्द, तहसीलदार शब्द की बात करेंगे तो ये अरबी भाषा है का शब्द है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अरबी भाषा। ठीक है, जनपद पंचायत का मुख्य अधिकारी कौन होता है? जनपद पंचायत का मुख्य अधिकारी जो है वो होता है बीडीओ। बीडीओ मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे प्रखंड विकास अधिकारी भी कहते हैं। ठीक है, ये जनपद पंचायत का क्या होता है? मुख्य अधिकारी होता है। निम्नलिखित में से कौन खसरा और खतौनी का निरीक्षक होता है? तो खसरा और खतौनी का निरीक्षक जो होता है राजस्व निरीक्षक होता है। ठीक है, तो आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, राजस्व निरीक्षक। वर्तमान में एक पंचायत भवन बनाने की लागत कितनी है? तो वर्तमान में एक पंचायत भवन की लागत जो है वो है 17.46 लाख रुपए। ठीक है, लगभग 17.5 लाख रुपए, जिसमें क्या होता है? एक बैठक हॉल होता है, 2 कार्यालय कक्ष होता है, कर्मचारी आवास होता है, बरामदा होता है और शौचालय खंड का निर्माण होता है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से गलत है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया कि ईमेल एक संदेश वितरण प्रणाली है। दूसरा, ईमेल एक निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा है, जीमेल। ठीक है, दुनिया का प्रत्येक ईमेल जो है एड्रेस यूनिक है। ईमेल एड्रेस के पहले भाग
में डोमेन नेम होता है, इनमें से कौन सा गलत है ईमेल के संदर्भ में ये बताना है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है सही है, ठीक है। ईमेल जो होता है संदेश वितरण प्रणाली के रूप में कार्य करता है, और जीमेल जो होता है एक निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा, ये भी सही है। दुनिया का प्रत्येक ईमेल एड्रेस जो होता है यूनिक होता है। डी पार्ट जो दिया गया है, ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन नेम होता है, जो कि गलत है, ठीक है। ईमेल एड्रेस के दो भाग होता है, पहला होता है यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम, ठीक है। तो पहले भाग में डोमेन नेम होता है, दूसरे भाग में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों को अलग करता है। तो कौन सा चिन्ह है, वो कौन सा प्रतीक चिन्ह है, तो वो है सी पार्ट, एट द रेट, ठीक है। एट द रेट जो है ईमेल एड्रेस को दो भागों से अलग करता है। इसमें अगर देखा जाए तो एक पहला होता है यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम, और जिसके बीच क्या होता है, एट द रेट चिन्ह ये लगा होता है, तो आंसर ए पार्ट सॉरी सी पार्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग किसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम निर्दिष्ट करने के लिए जो है किया जाता है। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं बुकमार्क, ठीक है। बुकमार्क का उपयोग हम किसी डॉक्यूमेंट में मिली विशिष्ट बिंदु को जो है नाम निर्देश करने के लिए जो है किया जाता है, ठीक है। एमएस वर्ड 2007 में मैनुअल रूप से अधिकतम कितनी फॉन्ट साइज जो है सेट किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या हो जाएगा। एमएस वर्ड 2007 में मैनुअल रूप से अधिकतम कितनी फॉन्ट साइज जो है सेट किया जा सकता है। तो अधिकतम जो है 1638 फॉन्ट साइज जो है सेट किया जा सकता है, ठीक है। न्यूनतम साइज मैनुअल रूप से 1 सेट हो सकता है और अधिकतम जो है 1638 तक जा सकता है, ठीक है। अगर डिफ़ॉल्ट रूप में पूछा जाएगा तो फॉन्ट साइज जो होता है वो 8 से 72 तक होता है। आंसर इसमें ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2013 में सेव किए गए डॉक्यूमेंट में एक्सटेंशन क्या होता है। तो एमएस वर्ड 2013 में डॉक्यूमेंट में जो एक्सटेंशन है एमएस वर्ड का वो है .docx, ठीक है, .docx आंसर बी पार्ट हो जाएगा, या फिर .doc ये भी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से किस टाइप के तहत इंडेंट विकल्प उपलब्ध होता है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये होम टाइप के अंतर्गत होता है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। होम टाइप के अंतर्गत पैराग्राफ सेक्शन होता है, उसमें जो है इंडेंट का विकल्प उपलब्ध होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में वर्तमान फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए अगर देखा जाए तो शॉर्टकट की है Ctrl+P, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+P से प्रिंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड की शॉर्टकट की जो Ctrl+Shift+F12 का उद्देश्य क्या है, मतलब इससे क्या होता है। तो इससे होता है चूज द प्रिंट कमांड, प्रिंट कमांड चुना जाता है, प्रिंट कमांड चुना जाता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ईमेल कंपोज करने के संदर्भ में सीसी का फुल फॉर्म क्या है। सीसी ईमेल के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है कार्बन कॉपी, क्या होता है, कार्बन कॉपी, ठीक है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। सीसी का अर्थ क्या होता है, कार्बन कॉपी, जो कि ईमेल में सीसी लिखा होता है, इसका मतलब यह होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प जो है ई सर्विस यानी कि ई सेवा नहीं है इनमें से। तो ई कॉमर्स, ई लर्निंग और विद्युत, अगर इसमें से देखा जाए तो विद्युत है वो एक ई सर्विस नहीं होता, बाकी सभी इसमें से एम कॉमर्स नहीं, यहाँ पे ई कॉमर्स होना चाहिए, ठीक है, ई कॉमर्स। तो इलेक्ट्रिसिटी इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत चुनना है। इसमें से गूगल हैंगआउट, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इसमें से तीन कोई एक सिमिलरिटी दिखाता है और एक इन तीनों चारों में से एक अलग है। तो अगर देखें तो गूगल हैंगआउट इसमें से अलग है, बाकी सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम ये सभी सर्च इंजन है, और गूगल हैंगआउट जो है एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, इसे गूगल के द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो सबसे अलग इसमें से ये पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा इनमें से। तो इसमें से हो जाएगा ईमेल, ठीक है। ईमेल जो है एक संचार सेवा है जो कि इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। अगला प्रश्न, ईमेल एड्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है इनमें से। तो ईमेल एड्रेस से संबंधित कथनों में से अगर देखा जाए तो इसमें से पहला ऑप्शन दिया गया है कि ईमेल एड्रेसेस में उपयोगकर्ता यानी कि यूजर्स के
नाम और डोमेन नेम को एक @ चिन्ह के द्वारा जो है एक दूसरे से अलग किया जाता है, जो कि ये सही है। दूसरा इसमें दिया गया है कि एक ईमेल सामान्यतः यूजर नेम हैशटैग डोमेन नेम के रूप में, तो इसमें देखिए हैशटैग जो लिखा है गलत है, हैशटैग नहीं, यहाँ पे @ होता है, तो गलत ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। बाकी दिया गया सी पार्ट, ईमेल एड्रेस में रिक्त स्थानों की अनुमति नहीं होती, तो सही है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होते, भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, गलत वाला बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में उस करंट सेल को किस नाम से जाना जाएगा जो जिसके चारों ओर जो है सेल बाउंड्री होती है, तो उसको हम जानते हैं एक्टिव सेल। ठीक है, एक्टिव सेल के नाम से जानते हैं, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के इंसर्ट मेनू में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग बिल्ट इन कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए किया जा सकता है, तो वो है क्विक टेबल। क्विक टेबल्स करके जो है कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा ए पार्ट। अब हम आ जाएंगे जो है उत्तर प्रदेश रिलेटेड क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, तो सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1989 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरठ जिले के मोदीपुरम एक स्थान का नाम है, तो वहाँ पर स्थित है। ठीक है, बाकी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग जो है ये सबसे अधिक प्रभावी है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 के आंसर की बात करेंगे, तो इसमें क्वेश्चन देखिए इस तरीके से दिया गया है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यानी NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा, तो ये अगर आंसर की बात करेंगे तो ये वाराणसी में होगा, आंसर सी ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन वाराणसी। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो बब्बर शेर सफारी ये इटावा में है, आंसर सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है लखीमपुर का है। ठीक है, और सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़ है और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है, तो ये स्थित है बुलंदशहर जिले की नरौरा नामक स्थान पर। ठीक है, ये किस जिले में पड़ता है, बुलंदशहर जिले में पड़ता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देवा जो है बाराबंकी में, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में पड़ता है। ठीक है, आल्हा महोबा क्षेत्र में गाया जाता है, कर्मा मथुरा में होता है, तो कर्मा नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में नहीं होता, ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, मिर्ज़ापुर जिला और सोनभद्र जिलों में जो है कोल जनजाति है, कोल जनजाति। ठीक है, तो ये जनजाति के द्वारा किया जाता है। और कजरी मिर्ज़ापुर जो कि सही है, तो गलत वाला सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना। अगले क्वेश्चन में उद्योग दिया गया है, केंद्र दिया गया है, मिलान करते हैं। लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं, तो लकड़ी के खिलौने इनमें से देखा जाए तो वाराणसी हो जाएगा। खेल का सामान कहाँ बनाया जाता है, तो मेरठ में बनता है। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनती हैं, तो पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में। और दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थित है, तो बरेली में स्थित है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए आ जाता है, डी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज में जो है, और इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और इसे 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो है दर्जा दिया गया था। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है वो कहाँ स्थित है, रामपुरा गांव किस क्षेत्र में या किस यहाँ पे राज्य पूछा गया, तो राज्य हो जाएगा आंसर डी पार्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित है और बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी जिले में स्थित है। ठीक है, झांसी जिले में स्थित है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन है कहाँ पर स्थित है, आलू निर्यात जोन अगर हम बात करेंगे तो टोटल उत्तर प्रदेश में 4 कृषि निर्यात जोन है, जिसमें से आलू निर्यात जोन आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत और अलीगढ़ में स्थित है, तो आगरा यहाँ पे हो जाएगा आंसर।
उत्तर प्रदेश में विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली जो है वो है कथक। ठीक है, कथक हो जाएगी। शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का, तो आंसर ए पाक। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो दोनों धर्मों का प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थान है वो है कौशाम्बी जिला। आंसर बी ऑप्शन जो है कौशाम्बी। ठीक है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है किस क्षेत्र में? तो ढोला लोकगीत जो है आगरा मेरठ में लोकप्रिय है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो क्वेश्चन नंबर 97 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय सही है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, ये भी सही है। भारत कला भवन वाराणसी में, ये भी सही है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर में होता है, जो कि गलत है। चौरसिया नृत्य जो है ये जौनपुर जिले में होता है, जौनपुर। चौरसिया नृत्य कहाँ होता है? जौनपुर जिला। ठीक है। जौनपुर जिले में कहारों के द्वारा किया जाता है, तो डी पार्ट ही आंसर हो जाएगा, गलत वाला बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश किस जिले में मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण किया गया? तो ये किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा खेल दिवस के अवसर पर। ठीक है, मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण झांसी में किया गया। ठीक है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना एयर शो किस जिले में आयोजित किया? तो ये आयोजित हुआ है प्रयागराज में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन, प्रयागराज में। जून 2023 में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये हुआ था वाराणसी में। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, वाराणसी में किया गया था। ठीक है, और इसमें अगर देखा पहले स्थान पर पंजाब विश्वविद्यालय आया था। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।